शिवानी क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन अनु खिड़की के बाहर देख रही थी। अनु, बताओ अभी मैंने क्या पढ़ाया है? मैडम जी वो तुम्हें कुछ नहीं पता। पता होगा भी कैसे? तुम्हारा ध्यान तो हरियाली देखने में लगा हुआ है। अनु, तुम पिछली बार 5वीं कक्षा में फेल हो गई थी, इस बार भी फेल होने का इरादा है क्या? तुम्हारा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता? सॉरी मैडम, अब से मैं पढ़ने में मन लगाऊंगी। ठीक है, इस बार तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हें पढ़ाई के समय इधर उधर करते देखा ना तो पनिशमेंट दूंगी। ठीक है मैडम। अनु को डांटने के बाद शिवानी फिर से बच्चों को पढ़ाने लगी, लेकिन अनु पर शिवानी की डांट का कोई असर नहीं हुआ। अनु फिर खिड़की के बाहर देखने लगी। यार, खेलने का कितना मन हो रहा है, जल्दी से लंच ब्रेक हो जाए, आज तो खूब खेलूंगी। अनु इसी तरह रोज पढ़ाई से जी चुराती। ना तो वो कभी अपना होमवर्क पूरा करती और ना ही क्लास में किसी सवाल का जवाब देती। अनु, तुम्हारी होमवर्क की कॉपी कहाँ है? मैडम जी, मेरी होमवर्क की कॉपी चोरी हो गई है। ओहो, नया बहाना। बहाना नहीं मैडम जी, मेरी कॉपी सच में चोरी हो गई है। किसने चुराई है तुम्हारी कॉपी? आप सभी बच्चों का बैग चेक कीजिए, जिसने चुराई होगी उसी के बैग में होगी। आज तो मैंने पूरा होमवर्क किया था। सबसे पहले मैं तुम्हारा बैग चेक करूंगी। नहीं मैडम जी, भला मैं अपनी कॉपी क्यों चुराऊंगी? लाओ अपना बैग दो। शिवानी ने अनु से उसका बैग लिया और उसे चेक करने लगी। अनु के बैग में उसकी होमवर्क की कॉपी थी। ये क्या है? अब तुम झूठ भी बोलने लगी हो। तुमने होमवर्क भी नहीं किया है। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जाओ, जाकर क्लास के बाहर खड़ी हो जाओ। अनु क्लासरूम के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और मन ही मन खुश होती है। चलो, कम से कम पढ़ने से तो बच गई। अनु क्लास के बाहर खड़ी थी, तभी उसे दीवार पर एक छिपकली नजर आई। मुझे पता है अनु कि तुम्हारा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, तुम हमेशा खेलना चाहती हो। अरे, तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं एक जादुई छिपकली हूँ, मैं तुम्हें भी छिपकली बना सकती हूँ। मुझे छिपकली बनाकर क्या होगा? तुम जब चाहे छिपकली बनकर क्लास के बाहर निकल जाना और खूब खेलना। ठीक है, मुझे छिपकली बना दो। शिवानी मैडम मुझे बहुत डांटती हैं। जब मैं उनके सामने छिपकली बन जाऊंगी तो वो मुझे डर के मारे कुछ बोलेंगी ही नहीं। ठीक है। उस छिपकली ने अनु को एक जादुई शक्ति प्रदान की। इस शक्ति से तुम जब चाहे छिपकली बन सकती हो और जब चाहे वापस लड़की बन सकती हो। थैंक यू छिपकली, आज से हम तुम दोनों दोस्त हैं। छिपकली वहां से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद लंच ब्रेक हो जाता है। शिवानी मैडम क्लास के बाहर आती हैं और उनसे कहती हैं, अनु, लंच के बाद तुम क्लास के अंदर आ सकती हो, लेकिन तुम्हारी सजा अभी खत्म नहीं हुई है। लंच ब्रेक में तुम खेलने नहीं जाओगी, बल्कि क्लासरूम में बैठकर अपना होमवर्क पूरा करोगी। मैं तुम्हारा होमवर्क लंच ब्रेक के बाद चेक करूंगी। ठीक है मैडम। अनु क्लासरूम के अंदर जाती है और लंच करने लगती है। लंच करने के बाद वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने चली जाती है। अनु, तुम्हें शिवानी मैडम ने होमवर्क पूरा करने के लिए कहा है ना, तू अपना होमवर्क क्यों नहीं करती? अगर तू होमवर्क नहीं करेगी तो शिवानी मैडम तुझे फिर पनिशमेंट देंगी। अरे, ऐसा कुछ नहीं होगा। शिवानी मैडम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। तू ये सब छोड़, चल खेलते हैं। अनु खेलने लगती है। लंच ब्रेक खत्म होने के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। शिवानी मैडम भी क्लास में आने वाली थी। मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं और शिवानी मैडम भी आने वाली हैं। वो फिर मुझे सजा देंगी। ऐसा करती हूँ, छिपकली बन जाती हूँ और खिड़की के बाहर निकल जाऊंगी। अनु ने जादुई छिपकली की दी हुई शक्ति का इस्तेमाल किया और एक छिपकली बन गई। अनु को छिपकली बनता देखकर क्लास के सभी बच्चे बुरी तरह से डर गए और क्लासरूम छोड़कर भागने लगे। इधर छिपकली बनी अनु सबको देखकर हंस रही थी। सब कैसे भाग रहे हैं? सब मुझसे डर रहे हैं। हंसते हुए अनु रेंगते हुए खिड़की से बाहर चली जाती है। जब शिवानी मैडम क्लास में आई तो उन्होंने देखा कि सभी बच्चे क्लास के बाहर खड़े थे। तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? सब क्लासरूम में आओ। अनु कहाँ है? मैडम जी, अनु तो छिपकली बन गई है, वो खिड़की के बाहर है। क्या? मुझसे मजाक कर रहे हो? पढ़ाई नहीं करने के 100 बहाने हैं तुम लोग के पास। नहीं मैडम, हम बहाना नहीं बना रहे हैं। अनु सच में छिपकली बन गई है। आपको यकीन नहीं होता तो बाहर गार्डन में जाकर देखिए, अनु वहीं होगी। शिवानी मैडम बाहर गार्डन में जाती हैं। वहां उन्होंने देखा कि अनु लड़की के रूप में थी और गार्डन में तितलियां पकड़ रही थी।
अनु, तुम यहाँ तितलियां पकड़ रही हो? तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है तो बोलो, मैं कल ही तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाकर तुम्हारा नाम स्कूल से कटवा दूंगी। अनु ने शिवानी की तरफ देखा और हंसने लगी। मैडम जी, अब आप कुछ नहीं कर सकती हैं। इतना कहकर अनु फौरन छिपकली बन गई। अनु को अपने सामने छिपकली बनता देखकर शिवानी मैडम डर के मारे चीखने लगी और क्लासरूम के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। बच्चों, तुम लोग ठीक कह रहे थे, अनु एक छिपकली है। ये बात हमें प्रिंसिपल मैडम को बतानी होगी। हाँ मैडम, ये बात हमें प्रिंसिपल मैडम को बतानी होगी। शिवानी और क्लास के सभी बच्चे प्रिंसिपल मैडम को ये बात बताने उनके ऑफिस की तरफ जाने लगे। तभी अनु ने सामने आकर उन लोगों का रास्ता रोक लिया। शिवानी मैडम, अगर आपने प्रिंसिपल मैडम को कुछ भी बताया तो मैं इन सभी बच्चों को भी छिपकली बना दूंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, मैं प्रिंसिपल मैडम को कुछ नहीं बताऊंगी। शिवानी और बच्चे प्रिंसिपल मैडम को अनु की सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। इधर अनु की शरारतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वो कभी क्लास अटेंड नहीं करती और छिपकली बनकर क्लासरूम से बाहर निकल जाती। वो गार्डन में जाकर सारा दिन खेलती रहती। ऐसा ही चलता रहा तो अनु इस बार भी फेल हो जाएगी। मुझे इसके उज्जवल भविष्य के लिए कुछ करना होगा। मैं अनु के पेरेंट्स को फोन करके सारी बात बताऊंगी। शिवानी दूसरे दिन अनु के पिता विक्रम को फोन करती है। यस शिवानी मैडम, बोली क्या बात है? अनु ठीक से पढ़ाई तो कर रही है ना? जी, वो आपको कुछ बात बतानी है। हाँ हाँ, कहिए क्या बात है? दरअसल अनु एक छिपकली है। मैं जब भी उसे पढ़ाने की कोशिश करती हूँ वो छिपकली बन जाती है और क्लास के दूसरे बच्चों को भी छिपकली बना देने की धमकी देती है। क्या भला मेरी बेटी छिपकली कैसे बन सकती है? आप उसे पढ़ा नहीं पा रही हैं तो उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगी? आप अपनी मनगढ़ंत बातें किसी और को सुनाइए। अगर आपने दोबारा मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात की तो मैं प्रिंसिपल से आपकी शिकायत करूंगा। विक्रम ने शिवानी की बातों पर भरोसा नहीं किया। करते भी कैसे? भला एक बच्ची छिपकली कैसे बन सकती है? ये बात कभी कोई सोच ही नहीं सकता। शिवानी की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही थी क्योंकि अनु की शरारतें बढ़ती जा रही थी। अनु ने अब पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी। वो हमेशा छिपकली बनकर गार्डन में भाग जाती और खूब खेलती। इसी तरह धीरे धीरे दिन बीत गए और परीक्षा का समय भी नजदीक आ गया। ओफो, परसों से फाइनल परीक्षा स्टार्ट होने वाली है और मैंने पढ़ाई नहीं की। इस बार भी मैं फेल हो गई तो? अनु अपनी परेशानी लेकर शिवानी के पास गई, लेकिन उसे देखते ही शिवानी डर के मारे भाग जाती। शिवानी मैडम तो मुझसे डरने लगी हैं। दूसरे बच्चों से कहती हूँ कि वो पढ़ाई में मेरी मदद करे। अनु दूसरे बच्चों के पास जाती है और कहती है कि पढ़ाई में उसकी मदद करें, लेकिन क्लास के दूसरे बच्चे भी अनु को देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। अब मैं क्या करूं? हाँ, उस छिपकली के पास जाती हूँ, शायद वो अपने जादू से मेरी मदद कर सके। अनु स्कूल में उस जादुई छिपकली को ढूंढने लगती है जिसने उसे छिपकली बनने की जादुई शक्ति दी थी। बोलो अनु, क्या बात है? मैंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, छिपकली बनकर क्लासरूम से भाग जाती थी। अब परीक्षा होने वाली है, ना तो शिवानी मैडम मेरी मदद करने को तैयार हैं और ना दूसरे बच्चे। सब मुझसे डरने लगे हैं। मैं फिर से 5वीं क्लास में फेल हो जाऊंगी। अब तुम ही मेरी मदद करो। अनु, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे जादू का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस किसी को भी छिपकली बनने की शक्ति दे सकती हूँ, लेकिन तुम अपने जादू का इस्तेमाल करके शिवानी मैडम को काबू में कर सकती हो। लेकिन शिवानी मैडम तो मुझे दूर से देखकर ही भाग जाती हैं। ठीक है, तुम जाओ, अब मुझे ही कुछ करना होगा। परीक्षा में सिर्फ एक दिन बचा था। एक दिन में अनु परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाई। जैसे तैसे उसने परीक्षा दी, लेकिन जब रिजल्ट आया, अनु कहाँ है? मैडम, मैं यहाँ हूँ। अरे, तुम छिपकली नहीं बनी? सॉरी मैडम। ये लो अपनी मार्कशीट। पिछली बार की तरह तुम इस बार भी फेल हो। अनु अपनी मार्कशीट लेकर घर जाती है। अरे अनु बेटा, आज तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना, तुम इस बार जरूर पास हुई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। अनु फूट फूट कर रोने लगती है। क्या बात है अनु, किसी ने तुम्हें कुछ कहा? पापा, मैं इस बार भी फेल हो गई। क्या इस बार भी तुम्हारी शिवानी मैडम ने तुम्हें ठीक से नहीं पढ़ाया? पापा, इसमें शिवानी मैडम की कोई गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती है? अनु ने विक्रम को सब सच सच बता दिया कि कैसे वो छिपकली बनकर क्लास से बाहर भाग जाती थी। इधर अनु के फेल होने की खबर प्रिंसिपल को भी मिल जाती है। प्रिंसिपल शिवानी को अपने ऑफिस में बुलाकर डांटने लगती है। शिवानी, तुमसे एक बच्ची नहीं पढ़ाई जा रही है। अभी उसके पेरेंट्स आते ही होंगे, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी?
तभी अनु अपने माता पिता के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस आती है। प्रिंसिपल मैडम, शिवानी मैडम को कुछ मत बोलिए, ये सब मेरी गलती है। जी मैडम, अनु ने मुझे सब कुछ बता दिया है। विक्रम ने प्रिंसिपल को सारी बात बता दी। प्रिंसिपल मैडम, शिवानी मैडम, पापा और मम्मी, मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। मैं अपनी गलतियों के कारण दूसरी बार फेल हुई हूँ। मैं वादा करती हूँ अब कभी छिपकली नहीं बनूंगी और पढ़ाई में पूरा मन लगाऊंगी। सबने अनु को माफ कर दिया। उसके बाद अनु फिर कभी छिपकली नहीं बनी और खूब मन लगाकर पढ़ने लगी। अगले साल अनु ने 5वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। कुछ ही दिनों में गोपाल की शादी बीना से होने वाली थी। दोनों तरफ शादी की शॉपिंग चल रही थी। इकलौता बेटा होने के कारण शादी का कार्ड बांटने के लिए गोपाल को ही रिश्तेदारों के घर जाना पड़ रहा था, जहां गोपाल को खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल रहा था। काकी जी, ये मेरी शादी का कार्ड है। पिताजी शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं, इसलिए वे आ नहीं पाए, लेकिन आप सब लोग शादी में जरूर आइएगा। 24 तारीख को मेरी शादी है। गोपाल बेटे, मैं और तेरे काका जी, चिंटू, बबली, सब लोग तेरी शादी में जरूर आएंगे। ये ले, अपनी शादी की खुशी में मुंह मीठा कर। बेसन का हलवा मैंने अपने हाथों से बनाया है और ये मावे का लड्डू भी खा ले। ये तेरी बहन बबली ने बनाए। वाह, बेसन का हलवा और मावे का लड्डू। गोपाल ने खूब हलवा और लड्डू खाए। काकी जी, लड्डू तो बड़े स्वादिष्ट हैं। तुझे लड्डू अच्छे लगे? तू रुक, मैं अभी आई। काकी रसोई में गई और एक डब्बा लड्डू ले आई और गोपाल को दे दिया। ये लेता जा, जब जब दिल करे तब खा लेना। अरे नहीं काकी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे खा ले, इसके बाद तो तू बीवी के हाथ के बने लड्डू ही खाएगा। गोपाल लड्डू का डब्बा लेकर घर आ गया। दूसरे दिन, माँ, मैं शादी का कार्ड लेकर ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस वालों को भी इनवाइट करना है। हाँ गोपाल बेटे, ऑफिस वालों को शादी में बुलाना मत भूलना। गोपाल शादी के कुछ कार्ड ऑफिस लेकर गया और ऑफिस में सबको शादी में आने के लिए कहा। अरे भाई, गोपाल की शादी होने वाली है। शादी से पहले बैचलर पार्टी तो बनती है। हाँ हाँ, हमें तो बैचलर पार्टी चाहिए। तो ठीक है, आज शाम को 6 बजे मेरी तरफ से गोपाल की बैचलर पार्टी होगी। आप सब लोग इनवाइटेड हैं। गोपाल के बॉस ने एक बारबेक्यू नेशन में बैचलर पार्टी रखी थी। ऑफिस के सारे लोग पार्टी में आए थे। पार्टी में खाने के लिए इतनी सारी चीजें थी कि उन्हें गिनना भी मुश्किल था। पार्टी में गोपाल ने ढेर सारे पकवान खाए। खाने के बाद गोपाल को बहुत जोर की डकार आई। आज तो मैंने बहुत खा लिया। क्या करूं, खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। रात में जब गोपाल घर जा रहा था तो रास्ते में लगता है आज खाना पचाने के लिए हाजमोला खाना पड़ेगा। गोपाल ने एक दुकान से हाजमोला खरीदा और घर आ गया। गोपाल बेटे, खाना लगा दूं? नहीं माँ, मैंने खाना खा लिया है, तुम लोग खा लो। गोपाल हाजमोला की शीशी लेकर अपने कमरे में आया। वो हाजमोला खाने ही वाला था कि उसकी नजर टेबल पर रखी लड्डू के डब्बे पर गई, जो काकी जी ने दिए थे। हाजमोला बाद में खा लूंगा, पहले लड्डू खा लूं। गोपाल ने एक लड्डू खा लिए। लड्डू इतने स्वादिष्ट थे कि गोपाल से रहा नहीं गया। उसने 2 लड्डू और खा लिए और जोर की पुकार मारी। अब तो पेट में हाजमोला खाने की भी जगह नहीं बची है। गोपाल बिना हाजमोला खाए ही सो गया। दूसरे दिन गोपाल जब सोकर उठा तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। आज पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरा पेट इतना फूला हुआ क्यों है? कल मैंने बहुत ज्यादा खा लिया था, कहीं मेरा पेट न खराब हो जाए। आज कुछ भी नहीं खाऊंगा। दूसरे दिन गोपाल की शादी थी। गोपाल शादी को लेकर चिंतित हो गया कि कहीं पेट की वजह से शादी में कोई अड़चन न आ जाए। गोपाल ने ढेर सारा हाजमोले की गोली खा ली। हाजमोले की गोली से शायद पेट को आराम मिले। गोपाल ने उस दिन कुछ नहीं खाया। सारा दिन गोपाल माता पिता के साथ शादी की शॉपिंग करता रहा। दूसरे दिन सुबह में गोपाल के पेट में गुड़ 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 की आवाज होने लगी। ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में इतनी मरोड़े क्यों हो रही हैं? गोपाल को बहुत तेज प्रेशर आ गया। वो भागकर टॉयलेट की तरफ गया। गोपाल को तेज प्रेशर के साथ लूज मोशन हुआ। अब कितना हल्का महसूस हो रहा है। लेकिन ये क्या, थोड़ी देर बाद गोपाल के पेट में फिर से मरोड़े होने लगी और उसे फिर से बहुत तेज प्रेशर आ गया। वो फिर भागकर टॉयलेट गया। इस बार भी उसे लूज मोशन हुआ। ये क्या हो रहा है? कहीं मेरा पेट तो नहीं खराब हो गया?
अब मैं क्या करूंगा? आज तो मेरी शादी है, सब मेरी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी हलवा, लड्डू और बेस्टर पार्टी में ठूस ठूस कर खाने की? गोपाल ने मेडिकल स्टोर जाकर लूज मोशन की दवाई ली, लेकिन उस दवाई से उसे कोई राहत नहीं मिली। शाम हो चुकी थी। मनोरमा देवी गोपाल के कमरे में आई। गोपाल बेटे तैयार हो जा, हमें बारात लेकर लड़की वालों के घर के लिए निकलना है। ठीक है माँ, तुम सारी तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। घर के बाहर बैंड बाजे वाले आ गए थे। बारात में जाने वाले सारे रिश्तेदार गोपाल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन गोपाल को तो दस्त लग गए थे। वो बार बार टॉयलेट जा रहा था। मनोरमा देवी फिर आईं और गोपाल के कमरे में गईं, तो उन्होंने देखा कि गोपाल टॉयलेट में है। गोपाल बेटे, बारात निकलने में देर हो रही है, फिर शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी तैयार हो जा बेटा। तुम चलो माँ, मैं आ रहा हूँ। इधर गोपाल को बार बार दस्त लग रहे थे, जिस कारण बारात निकलने में देर हो रही थी। उधर लड़की वाले बारातियों का इंतजार कर रहे थे। बारात नहीं आने के कारण रिश्तेदार आपस में बातें करने लगे कि शायद लड़के वाले दहेज में कमी के कारण नाराज हो गए हैं, इसीलिए बारात लेकर नहीं आ रहे हैं। ये बात बीना के कानों तक पहुंची। ऐसा नहीं हो सकता, गोपाल और उसके घर वाले तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने दहेज की कोई डिमांड नहीं की, बल्कि उन्होंने तो दहेज लेने से इनकार कर दिया था। इधर बीना के माता पिता बारात नहीं आने के कारण परेशान थे। बीना के पापा, अभी तक बारात नहीं आई, क्या बात हो गई? कहीं लड़के वालों की कोई डिमांड तो नहीं है? तुम चिंता मत करो बीना की माँ, मैं अभी गोपाल के माता पिता से बात करता हूँ। राजेंद्र जी ने गोपाल के पिता सुरेश को फोन किया। भाई साहब, हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन बारात लेकर आ जाइए। यहाँ हम सभी लोग बारात का इंतजार कर रहे हैं। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, गोपाल को तैयार होने में जरा वक्त लग रहा है। तभी गोपाल दूल्हे के रूप में तैयार होकर बाहर आ गया। लीजिए भाई साहब, गोपाल आ गया, बस हम अब यहाँ से निकलने ही वाले हैं। गोपाल घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर निकल पड़ा। एक टैबलेट मैंने अभी खा ली है, अब शायद 10 नहीं लगेंगे, अब मैं आराम से ससुराल पहुँच जाऊंगा। थोड़ी देर बाद बारात बीना के दरवाजे पर लगी। गोपाल घोड़ी से कूदकर जैसे ही नीचे उतरा, उसके पेट में फिर से तेज मरोड़े होने लगी। ये क्या हो रहा है यार, अब मैं यहाँ कैसे टॉयलेट जाऊंगा? गोपाल को बहुत तेज प्रेशर आने लगा। इधर बीना के घर वाले उसका स्वागत कर रहे थे। बीना की माँ गोपाल की आरती उतार रही थी, लेकिन गोपाल के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। गोपाल को परेशान देखकर बीना की माँ मंजुला ने कहा, क्या बात है दामाद जी, आप कुछ नाराज लग रहे हैं। अगर आपके स्वागत में हमारी तरफ से कुछ कमी रह गई हो तो हमें माफ कर दीजिए। नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपकी तरफ से किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वो जरा यूं ही नई जगह है ना, और भीड़ भी बहुत है, इसलिए घबराहट लग रही है। थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। स्वागत के बाद गोपाल को जयमाला की रस्म के लिए स्टेज पर ले जाया गया। जयमाला की रस्म होने ही वाली थी। बीना भी अपनी सहेलियों के साथ स्टेज पर आ गई। इधर गोपाल का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। उफ, क्या करूं यार, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। इतने लोगों के सामने कहीं मेरी शेरवानी में पॉटी ना निकल जाए। गोपाल के चेहरे के हाव भाव साफ साफ बता रहे थे कि वो किसी मुसीबत में है। इधर जयमाला की रस्म शुरू हो चुकी थी और बीना ने जयमाला गोपाल के गले में डाल दी। अब गोपाल की बारी थी, लेकिन जैसे ही गोपाल ने जयमाला अपने हाथ में उठाई, जोर से उसकी हवा छूट गई। पूरे मंडप में बदबू फैल गई। गोपाल का प्रेशर भी बेकाबू हो चुका था। गोपाल के मुंह से आवाज निकली, अब और बर्दाश्त नहीं होता। बीना, मुझे 10 लग रहे हैं, बहुत जोर का प्रेशर आ रहा है। जयमाला की रस्म बाद में करूंगा, पहले मुझे टॉयलेट ले चलो। ठीक है, मेरे साथ आइए। बीना स्टेज से उतरने लगी और गोपाल उसके पीछे पीछे जाने लगा। जयमाला की रस्म अधूरी छोड़कर दूल्हे को दुल्हन के पीछे पीछे जाता देख शादी में आए लोग हैरान रह गए। ए राम, क्या जमाना आ गया है, अभी जयमाला की रस्म भी नहीं हुई और दूल्हा दुल्हन हनीमून मनाने चल दिए। और लोग भी न जाने क्या क्या बोलने लगे। इधर बीना गोपाल को अपने कमरे में ले गई और उसे टॉयलेट का रास्ता दिखाया। टॉयलेट में जाकर गोपाल को काफी राहत महसूस हुई। इधर इन सब बातों से अनजान बीना के माता पिता बीना के कमरे में आ गए। वे दोनों काफी गुस्से में थे। बीना, क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए? तुम शादी के मंडप को छोड़कर दूल्हे के साथ रंग रलियां मनाने यहाँ आ गई। बेटी, शादी होने का तो इंतजार कर लेती। तभी गोपाल टॉयलेट से बाहर आ गया और बीना के माता पिता से बोला, माँ जी, बाबूजी, इसमें बीना की कोई गलती नहीं है। दरअसल मुझे 10 लग रहे हैं। मैंने ही बीना को कहा था कि मुझे टॉयलेट तक ले जाए, नहीं तो सारे मेहमानों के सामने मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाती। 10 के कारण ही बारात आने में भी देर हो गई।
गोपाल ये सब बोल ही रहा था कि उसके पेट में फिर से मरोड़े होने लगी और वो भागकर टॉयलेट में गया। गोपाल की हालत बिगड़ता हुआ देखकर बीना के पिता राजेंद्र ने फोन करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने घर आकर गोपाल का चेकअप किया। इन्होंने काफी उल्टा सीधा खाया है, जिस कारण इनका पेट खराब हो गया है। मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ, थोड़ी देर में दस्त रुक जाएंगे। इन्हें अभी खाने के लिए कुछ भी मत दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने गोपाल को एक इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर आराम करने के बाद गोपाल बिल्कुल ठीक हो गया, जिसके बाद जयमाल की अधूरी रस्म पूरी की गई। अब गोपाल बहुत खुश था, लेकिन अपनी ही शादी में वो कुछ भी नहीं खा सकता था, क्योंकि डॉक्टर ने उसे कुछ भी खाने के लिए मना किया था। शादी में आए सभी मेहमानों को तरह तरह के पकवान खाता देखकर उसका भी खाने का बहुत मन हो रहा था। कंट्रोल गोपाल, कंट्रोल। कुछ खाया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी तो पूरी रात जागना है और शादी की रस्में पूरी करनी है।